हिटलर एक मर्तबा ऐवान में अपने साथ मुर्गा लेकर आया और सबके सामने इसके पंख नोचने लगा। मुर्गा दर्द से बिलबिलाता रहा, मगर हिटलर ने एक एक करके इसके सारे पंख नोचकर जमीन पर फेंक दिए और जेब से कुछ अनाज के दाने निकालकर मुर्गे की तरफ फेंके और धीरे धीरे से चलने लगा। मुर्गा भी दाना चुगते हुए हिटलर के पीछे चलने लगा। हिटलर दाना फेंकता गया, मुर्गा दाना खाते हुए हिटलर के पीछे चलता रहा और आखिरकार वो मुर्गा हिटलर के पैरों में आकर खड़ा हो गया। तब हिटलर ने स्पीकर की तरफ देखकर तारीखी जुमला कहा, जमहूरी मुमालिक में अवाम इस मुर्गे की तरह होते हैं। इनके लीडर पहले अवाम का सब कुछ लूट कर इन्हें अपाहज करते हैं और बाद में इन्हें थोड़ी सी खुराक देकर इनके मसीहा बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हिटलर या इस जैसे लोग जमहूरियत और सेकुलरिज्म के खिलाफ थे, और क्या वाकई ही सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों से इस्लाम या पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर पेज को फॉलो करके हमारी एजुकेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आप हर वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या तारीख़ में इसकी कोई एक्चुअल रियलिटी मौजूद है कि जहाँ सेकुलरिज्म नाफिज होने के बाद वहाँ तरक्की हुई हो, या वहाँ मजहबी अमनो अमान आया हो, या सेकुलरिज्म के नतीजे में कोई मजहब या मुल्क को नुकसान पहुँचा हो। तो इस चीज़ के लिए हमें तारीख़ में जाना पड़ेगा। ये 14वीं सदी से पहले का दौर हुआ करता था, जब पूरा का पूरा यूरोप रोमन कैथोलिज्म से डोमिनेंट था। रोमन कैथोलिक चर्च इस सदी का सबसे ताकतवर तरीन अदारा था, और इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूरोप की 1/3 ज़मीन पर इसका कब्ज़ा था, और अगर उस वक़्त का ताकतवर तरीन बादशाह भी इसके किसी जायज़ या नाजायज़ बात पर इसके खिलाफ बगावत कर देता तो इस बादशाह के तहत लोग और इस बादशाह की सल्तनत के लोग इस बादशाह को कत्ल करवा देते या इसको कैद करवा देते थे, और हर मामलात में लोग कैथोलिक चर्च का साथ देते थे। लेकिन फिर हालात बदलने लगे और लोगों को इस चर्च की मकारी का पता चलना शुरू हो गया कि किस तरह ये चर्च मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करने के लिए वहाँ के बादशाहों के खिलाफ बगावत करवाता है। तो 16वीं सदी तक एक इनकलाब ने जन्म लिया जो कि इस चर्च के खिलाफ था। इस इनकलाब को सपोर्ट करने वाले लोग प्रोटेस्टेंट कहलाए, और प्रोटेस्टेंट में सबसे बड़ा नाम मार्टिन लूथर का था, जिन्होंने इस पूरे इनकलाब को लीड किया, और इस पूरे इनकलाब को प्रोटेस्टेंट डेफर्मेशन का नाम दिया गया। और इस प्रोटेस्टेंट डेफर्मेशन के नतीजे में पूरे के पूरे यूरोप में फसाद शुरू हो गया, और पूरा यूरोप इस फसाद की जद में था। इस डेफर्मेशन में एक तरफ तो प्रोटेस्टेंट थे, जबकि दूसरी तरफ काउंटर डेफर्मेशन थी, और पहले से पावर में मौजूद कैथोलिक्स डेफर्मेशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। और इस जंग का आगाज़ 1522 से हुआ, और ये जंग 1522 से लेकर 1700 तक तकरीबन 178 सालों तक चली, और प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स 178 सालों तक मिडल वेस्टर्न नॉर्थन हत्ता के पूरे यूरोप में लड़ते रहे। और फिर इस जंग के दौरान बहुत ही खौफनाक दौर का आगाज़ हुआ, जिसके नतीजे में पूरा का पूरा यूरोप हिल कर रह गया। ये यूरोप की तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई के दौर का आगाज़ था, जिसके नतीजे में यूरोप की 80 लाख की आबादी इस जंग के नतीजे में तबाह बर्बाद हो गई, और इस जंग को 30 ईयर्स ऑफ वार के नाम से याद किया जाता है। इस पूरे अरसा के दौरान मज़हब के नाम पर इस लड़ाई में ना कैथोलिक्स जीत पाए और ना ही प्रोटेस्टेंट, जिसके नतीजे में यूरोप के लोग इस लड़ाई से बुरी तरह तंग आ गए, क्योंकि इस पूरे अरसा में कोई तरक्की ना हो सकी, बल्कि आम लोगों की जानें ज़ाया हुई। इतने सालों के फसाद के बाद मुख्तलिफ यूरोपियन पावर्स ने एक फ़ैसला किया कि हम इस पूरे मामले का हल निकालते हैं, और इन पावर्स ने एक मुआहिदा प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक कंट्रीज़ के दरमियान करवाया, जिसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलियर का नाम दिया गया। इस मुआहिदे के मुताबिक 2 चीज़ों का फ़ैसला किया गया। नंबर 1, इन्होंने फ़ैसला किया कि कोई भी मुल्क किसी भी रियासत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा,
आपका ताल्लुक अगर एक मुल्क से है तो आप दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, जबकि दूसरी बात पर इत्तफाक किया गया कि तमाम ममालिक लोगों के साथ मजहबी तफरीक के बगैर बराबरी का सलूक करेंगे, यानी हुकूमत का कोई मजहब नहीं होगा और मजहब की बुनियाद पर हुकूमत लोगों के दरमियान फ़र्क नहीं करेगी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पहली दफ़ा ऑफिशियली खुद को सेकुलर कंट्री डिक्लेयर किया और इस सेकुलरिज्म के नतीजे में अमेरिका दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरा। इस तरह सेकुलरिज्म पूरे यूरोप में नाफिज हो गया, जिसके नतीजे में यहाँ हकीकी मुआयनों में तरक्की हुई और यूरोप जदीद यूरोप की सूरत में दुनिया के सामने आया। लेकिन इस पूरी स्टोरी से आप फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुँच सकते कि सेकुलरिज्म ही हकीकी तरक्की की वजह है। फिर वक्त गुजरता रहा और मुख्तलिफ तरह के लोग, मुख्तलिफ तरह की कौमें सेकुलरिज्म की डेफिनेशन को अपनी मकासद के हसूल के लिए तब्दील करती रहीं, जिसके नतीजे में सेकुलरिज्म को मॉडर्निज्म से मुंसलिक कर दिया गया और फहाशी और गलीज तरह की ड्रेसिंग को भी मॉडर्निज्म का नाम दिया जाने लगा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ कंट्रीज़ और ख़ास तौर पर इस्लामिक कंट्रीज़ में सेकुलरिज्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा बहस देखने में आई। और पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सी NGO सेकुलरिज्म के नाम पर यहाँ फहाशी फैलाती हैं और ख़ास तौर पर औरत मार्च में मौजूद लोग इस वर्ड को अपने ही तरीके से बयान करते हुए नज़र आते हैं, जबकि असल में सेकुलरिज्म का मतलब कभी भी ये नहीं था जो लोग ये डिफ़ाइन करते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें पाकिस्तान जैसे मुल्क में सेकुलरिज्म को नाफिज करना चाहिए, और क्या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को सेकुलर कंट्री बनाना चाहते थे? तो इसका जवाब और सेकुलरिज्म के मुतालिक ख्यालात का इजहार आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। और आखिर में हम अपनी वीडियो का इख्तिताम इस उम्मीद से करेंगे कि हम लोग बगैर किसी रिसर्च के किसी भी चीज़ को गलत साबित करना ना शुरू हो जाएं, बल्कि प्रॉपर रिसर्च से लोगों के सामने अपनी बात को रखें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग आपको ये दलील देते हुए नज़र आएंगे कि सेकुलरिज्म से इस्लाम को ख़तरा है। हालांकि सेकुलरिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन से आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, और अगर आप लोग सोसाइटी को एजुकेट करने की मेरी इस कोशिश में मदद करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके मेरी मदद भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।